अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। बच्चों आज हम जो है इंशाल्लाह न्यू चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम आगाज़ करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन से और केमिकल बॉन्ड की टाइप से। केमिकल बॉन्ड की टाइप से उसमें जो सबसे पहली टाइप है आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आयोनिक बॉन्ड को हम आज समझेंगे सोडियम एटम और क्लोरीन एटम की एग्जांपल से। किससे? इसको आप डिफरेंट एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। फेडरल बोर्ड की किताब में इसकी एक एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी लिखी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गई तो इंशाल्लाह मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली एग्जांपल भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, पहला लेक्चर है, तो हमने मुकम्मल लेक्चर्स इसके आपने लेने हैं। ठीक है बेटा। तो ये आज हम आगाज़ कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी किसी क्रिस्टल को किसी चीज़ की शेप को कह सकते हैं हम। आपने देखा होगा जो शुगर का स्ट्रक्चर होता है, शुगर किस फॉर्म में होती है? क्रिस्टल फॉर्म में। तो वो कह रहे हैं किसी क्रिस्टल में या किसी मॉलिक्यूल में एटम्स को जो चीज़ आपस में जोड़ के रखती है, कंबाइन करके रखती है, वो चीज़ जो उनको आपस में जोड़ के रखती है उसको केमिस्ट्री की ज़बान में हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। द फोर्स विच होल्ड एटम, होल्ड कहते हैं पकड़ना, पकड़ के रखना, यानी द फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ऐसी कुव्वत जो किसी मॉलिक्यूल में एटम्स को जोड़ के रखे या किसी शेप क्रिस्टल में एटम्स को जोड़ के रखे आपस में, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं? अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है। देखें इसमें जो हमारे पास टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की, उन टाइप्स के अंदर हमारे पास मेरा बेटा आयोनिक बॉन्ड भी है। उसी आयोनिक बॉन्ड को हम जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और उसके अलावा इसकी अदर टाइप्स भी हैं जिसमें हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो फर्स्ट टाइप है केमिकल बॉन्ड की, वो है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। और इसी आयोनिक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। पेपर में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो आपको नाम आने चाहिए दोनों। तो इसकी डेफिनेशन देखें, बहुत सिंपल वर्डिंग यूज़ की गई है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वर्डिंग आपको मिलेगी। इस डेफिनेशन के बाद जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो मैं आपको एक डेफिनेशन और भी बता दूंगा, आप चाहें तो वो याद कर लें। ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखें, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन टू एटम्स by the complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखें भाई, वो बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बने और बनने की वजह हो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। तो एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होगा और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा। और इस तरह दोनों के दरमियान में क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा? बॉन्ड। देखें ये जो डेफिनेशन है ये हमें उस वक्त समझ आएगी जब हम इसको एग्जाम्पल से ज़रा समझेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल से, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ और कैसे जो है इलेक्ट्रॉन एक ने लूज़ किया और एक ने गेन किया। देखिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम। आपको पता है ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। सोडियम किस ग्रुप का मेंबर है बच्चों? ये हमारे पास है फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर। किस ग्रुप का मेंबर है? फर्स्ट ए ग्रुप का। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। जो 1 ग्रुप का होगा उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और जो सेकंड ग्रुप का होगा उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमारे पास Cl17 है, क्लोरीन। अब ये हमारे पास मेंबर है ग्रुप 7A का। किसका? 7A। अब ये देखें 5 और 2, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने समझना क्या, देखें बेटा, ये यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल सोडियम का एटम है, नॉर्मल सोडियम का। देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6,
3s1। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 6 2 8 2 10 और 1, और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 11। ये था नॉर्मल सोडियम एटम, ये था जब तक इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया था इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी। अब जब ये नॉर्मल सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये किस स्टेट में चला गया, +1 स्टेट में, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6। देखें जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका है, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया, यानी वो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा तो वो जो शेल होगा थर्ड शेल, वो शेल भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आपने ये समझना, देखें इसने जब ये इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल वाला s का एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो पीछे जो इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, देखें 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 कितना हो गया 8। जब किसी के वैलेंस शेल में, जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को। किस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अब ये क्या हो चुका है, स्टेबल। क्या हो चुका है, स्टेबल। अब हम अगली देखते हैं एग्जांपल, ये क्लोरीन है 17, इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 3p5 के 5 इलेक्ट्रॉन, जब आप 3 शेल के इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब है इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दरकार हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले तो इसके 7 से बढ़ के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्लोरीन क्या हो जाएगा, तो अब ये देखें ये थी नॉर्मल क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो नीचे क्लोरीन लिखा है ये उसकी आयोनिक फॉर्म है जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। 1s2 2s2 2p6 3s2। देखें पहले 3p में कितने थे, अब 3p में कितने हो गए 6 और 2 8। लिहाजा इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, मुकम्मल। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, लिहाजा बात समझनी है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और स्टेबल हो रहा है, और वो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और पीछे जो उसके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 बचते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या हो जाता है, स्टेबल। लिहाजा एक पे आता है पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है सोडियम, और एक पे आता है नेगेटिव चार्ज जो कि गेन कर रहा है क्लोरीन। इन दो एटम्स के दरमियान यानी सोडियम और Cl के दरमियान देखें किस तरह से बॉन्डिंग होगी। ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम है और ये Cl नेगेटिव चार्ज है। इनके दरमियान बच्चों होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ड्यू टू द ऑपोजिट चार्जेस। ड्यू टू द, दोनों पर मुखालिफ चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से इनमें बनने वाला बॉन्ड क्या होता है बच्चों, इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड। अब देखें ये हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसके ज़रिए से भी हम आसानी से समझ सकते हैं। देखें हमारे पास ये जो है ये सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, और वो जो है हमारे पास क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अब देखें ये प्रोटॉन आ गए 11, न्यूट्रॉन आ गए 12। अब हमने 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं सोडियम में। किस में, सोडियम में। तो पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 4 हो गए, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 1 11। यानी ये तीसरा शेल जो है बाहर वाला शेल, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के, 1, और वो इलेक्ट्रॉन आपके सामने ये मौजूद है। ठीक हो गया भाई यहाँ तक। अब हमारे पास Cl मौजूद है,
Cl में देखें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। कितने बनते हैं? 17। क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। अब हम टोटल पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, फिर वैलेंस शेल की बात करेंगे। देखें ये 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 हो गए इसके इनर इलेक्ट्रॉन, ये 10 हो गए इसके। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। देखें 2, 4, 6 एंड 1, 10 में आप 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? यानी कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद मिल जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो देखें ये जो सोडियम है इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम शो करेंगे नॉर्मल सोडियम Na11 सिंबल से। 11 इसका एटॉमिक नंबर है और सोडियम का सिंबल नॉर्मल शो करेंगे। इसमें हमने अभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो नहीं किया। देखें जब इस सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाएगा? Cl के पास। जब इस सोडियम से ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा? Cl के पास। तो उसके बाद फिर ये सोडियम इस हालत में नहीं रहेगा, बल्कि ये सोडियम किस हालत में चला जाएगा? Na+1। और हम यहाँ दिखा देंगे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज़ कर दिया। देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो हेड के सामने शो होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एरो हेड के सामने शो होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एरो हेड के सामने देख के हम समझ जाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? लूज़ किया है। लूज़ करने की वजह से इस पर कितना चार्ज आ गया? +1। और ये जो शेल होगा इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ये शेल बच्चों क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा ऐसे। अब ये शेल क्या हो जाएगा? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बच्चों ये चला गया Cl के पास। किसके पास चला गया? तो अब बताएं Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cl ने इस इलेक्ट्रॉन को तो Cl को हम यूँ शो कर सकते हैं। देखें Cl 17 था नॉर्मल। जब इस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन Cl पे कौन सा चार्ज आ गया? -1 चार्ज। ये जो सिंबल मैंने Cl-1 बनाया है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले नॉर्मल Cl सिंबल आएगा। जब तक वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ नहीं करता किसी किस्म के चार्जेस उसके ऊपर शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इस तरह से बनते हैं Na पॉजिटिव और इस तरह बनता है Cl नेगेटिव, और इनके दरमियान बच्चों होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। वो बनाती है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे 1 से 2 मिनट और लगेंगे। मुझे आपको एक बाज़ दफ़ा आपसे एक रीज़न पूछ लिया जाता है, मिसाल के तौर पे वाई द साइज ऑफ सोडियम आयन इज़ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ये सवाल समझना बहुत अहम है। अच्छा यहाँ मैं सवाल लिखता हूँ, वाई द साइज ऑफ सोडियम आयन इज़ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। बताएं कि भाई क्यों साइज सोडियम आयन का छोटा होता है इसके पेरेंट एटम से, यानी ओरिजिनल एटम से। यानी देखें अभी आपने देखा, आपको आंसर ऑलरेडी पता होना चाहिए। देखें अभी मैंने यहाँ से शेल रिमूव किया है। अगर मैं वो शेल दोबारा ड्रॉ कर दूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, ये मैंने शेल ड्रॉ कर दिया। अब देखें ये जो मैंने शेल ड्रॉ किया है ये असल में साइज़, ये जो साइज़ होगा ये किसका होगा? ये पेरेंट एटम जो ओरिजिनल सोडियम है, यानी ये वाला सोडियम, ये ओरिजिनल सोडियम का साइज़ है। यानी थर्ड शेल के साथ जो सोडियम का साइज़ हम लेते हैं वो पेरेंट एटम का साइज़ होता है, ओरिजिनल सोडियम एटम का साइज़ होता है, ओरिजिनल सोडियम एटम का साइज़ होता है। उसके बाद देखो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो सोडियम किस फॉर्म में चला जाता है? +1। जब +1 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये शेल भी क्या हो जाएगा? अब बच्चों मुझे आपने बताना है। देखें अब मुझे आप ये बताएं, इससे पहले जो थर्ड शेल था
उसके साथ सोडियम का साइज़ बड़ा था या अभी सोडियम का साइज़ बड़ा है? पहले सोडियम का साइज़, तो वो क्या था? पैरेंट एटम। और जो अभी सोडियम का साइज़ है ये क्या है? सोडियम आयन है, सोडियम आयन है। तो याद रखें, वाई द साइज ऑफ सोडियम आयन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो पेरेंट एटम होता है उसमें थर्ड शेल भी शामिल होता है। थर्ड शेल जो है वो जब सोडियम आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से थर्ड शेल रिमूव हो जाता है। थर्ड शेल रिमूव होने की वजह से जो सोडियम आयन है उसका साइज़ उसके पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है, उसका साइज़ उसके पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है। अच्छा बच्चों, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आपको आयोनिक बॉन्ड के टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।